नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतपाल आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल में। आज मैं फिर आपके समक्ष हाजिर हूं कक्षा 7 का भूगोल की सीरीज का पाठ 7 लेकर। आज इस कक्षा में हम कक्षा 7 एनसीईआरटी की भूगोल की पुस्तक का पाठ नंबर 7, जिसका शीर्षक है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार, इसके विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी अन्य वीडियोज़ के प्लेलिस्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं, आप उन वीडियोज़ को भी जा कर के अवश्य देखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। और आपसे निवेदन है कि ये इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो आज का पाठ का नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। अर्थात परिवहन 2 प्रकार का हमने बताया था। परिवहन 2 घटकों से मिलकर बना होता है, एक तो मानव निर्मित होता है और एक प्राकृतिक होता है। तो प्राकृतिक हमने पढ़ लिया और अब मानव निर्मित या मानवीय पर्यावरण की बात हम करेंगे। यहाँ पर हम मानवीय पर्यावरण में बस्तियों की बात करेंगे। बस्तियाँ कितने प्रकार की होती है, कैसी कैसी बस्ती होती है, अथवा बस्तियाँ किन्हें कहा जाता है। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, परिवहन के अंदर कौन कौन से मार्गों का यूज़ किया जाता है, और संचार। इन सब जो टॉपिक्स हैं इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बस्तियों के विषय में कि बस्तियाँ क्या हैं। तो बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते थे। अर्थात ऐसे स्थान जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, बस्तियाँ कहेंगे। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों, गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। अर्थात हमें पता है कि जो आदि मानव होता था वो या तो वृक्षों के ऊपर रहता था या फिर वो गुफाओं इत्यादि में रहता था। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता गया, जैसे उसने फसलें उगाना प्रारंभ किया, तो फिर उसे महसूस हुआ कि उसका एक स्थायी जगह पर रहना चाहिए। उससे पहले वो क्या था, वो घुमंतु मानव था एक तरह से। वो घूमता रहता था और जहाँ पर भी उसको रहने की जगह मिल जाती थी वहीं पर या तो वृक्ष में ठहर जाता था या फिर गुहा में ठहर जाता था। लेकिन जब उसने फसलों को उगाना प्रारंभ किया तो उसको एक घर बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। बस्तियों का विकास नदी नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। तो बस्तियों का विकास कहाँ हुआ, नदियों के आसपास के क्षेत्र में। क्यों हुआ, क्योंकि जो बस्तियाँ थी या घर कब बनाना आवश्यक हो गया, जब उसने फसलों को उगाना प्रारंभ किया। और फसलें कब उगेंगी, जब वहाँ पर या तो भूमि उपजाऊ होगी और फिर सिंचाई के लिए पर्याप्त जल होगा। तो नदियों के आसपास की जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो बाढ़ का जो पानी होता है वो अपने साथ मिट्टी को बहा करके लाता है, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है। तो वो जो प्रत्येक वर्ष का जो अवसाद होता है वो उसको जमा कर देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है नदियों के आसपास के क्षेत्र में। इसलिए जो फसलें की जाती थी वो नदियों के आसपास की जाती थी पहले समय में, क्योंकि वो उपजाऊ क्षेत्र होता था और नदियों से जल की जो उपलब्धता थी वो भी सुनिश्चित हो जाती थी। ठीक है। तो दोनों ही कार्य उससे हो जाते थे, जिससे कि फसलें उगाना आसान हो जाता था। इसलिए जो बस्तियाँ बनी सबसे पहले वो नदियों के आसपास के क्षेत्र में ही बनी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। तो जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे विकसित हुए, व्यापार करना शुरू कर दिया, यानी कि वस्तुओं की खरीद फरोख्त शुरू हो गई, वाणिज्य हुआ, विनिर्माण, नई नई चीज़ों का निर्माण करना शुरू हो गया। तो ऐसे ऐसे जो मानव बस्तियाँ थे वो भी धीरे धीरे उनका जो आकार था वो भी बड़ा होता चला गया। नदी घाटी के निकट बस्तियाँ पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में भी कि जो नदी घाटी थी या जो नदियों के आसपास क्या हुआ, बस्तियों का विकास हुआ, तो वहाँ पर सभ्यता विकसित हो गई। जैसे हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी के निकट पनपी थी। ठीक है। तो अब बात करते हैं, बस्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। तो बस्तियों के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। सबसे पहले स्थायी बस्तियाँ और दूसरी अस्थायी बस्तियाँ। ठीक है। तो बस्तियों के कितने प्रकार, 2 प्रकार की, स्थायी बस्तियाँ और अस्थायी बस्तियाँ। अस्थायी बस्तियाँ कौन सी, जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। ठीक है। तो ऐसी बस्तियाँ जो कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ निश्चित टाइम पीरियड के लिए, निश्चित काल के लिए बनाई जाएंगी, थोड़े समय के लिए, तो उनको हम क्या कहते हैं, अस्थायी बस्तियाँ। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। तो जो घने जंगल होते हैं वहाँ पर जो मानव होता है, जो रहता है, वो लगातार नहीं रहता है, कुछ समय के लिए ही वहाँ पर रहता है। ठीक है। जैसे गर्म और ठंडे रेगिस्तानों में
तो जो ज़्यादा गर्म रेगिस्तान होते हैं उनमें भी, और जो ज़्यादा ठंडे रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर भी। आपने देखा होगा जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में जो लोग होते हैं वो पर्वतों की चोटी पर जाके रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु आती है तो फिर वो पहाड़ों से नीचे मैदानों में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऋतु प्रवास बोलते हैं। तो इस तरह से ऋतुओं के दौरान भी थोड़े समय के लिए ही मानव एक जगह रहता है और दूसरी जगह फिर आ जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनको हम अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं क्योंकि कुछ कुछ समय के लिए ही वहाँ पर जो मनुष्य है वो अपना निवास स्थान ग्रहण करता है। ठीक है, और ये क्या कार्य करते हैं, तो ये आखेट करेंगे। आखेट अर्थात शिकार करना, संग्रहण, जो वन है जो जंगल हैं उनसे जो वस्तुएं प्राप्त होती है उनको संग्रहित करना, इकट्ठा करना। स्थानांतरित कृषि, यानी कि क्योंकि जब ये मनुष्य जो रहता है वो कुछ समय के लिए एक जगह रहेगा, कुछ समय के लिए दूसरी जगह रहेगा, तो वो जितने समय रहता है वहाँ पर कृषि करता है, फिर उसे छोड़ करके फिर दूसरी जगह पर जा करके फिर वहाँ पर कृषि करता है। ऐसी कृषि को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। एवं ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास जैसे कि मैंने बताया अभी पर्वतों का उदाहरण दे करके कि जैसे ग्रीष्म ऋतु में पर्वतों के ऊपरी भाग में रहेगा और शीत ऋतु में पर्वतों के निचले भाग में, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास, क्योंकि ऋतु के दौरान उसने एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो प्रवासित हो गया। अब बात करते हैं स्थायी बस्तियों के विषय में। तो स्थायी बस्तियाँ कैसी है, स्थायी बस्तियाँ, अधिकांश बस्तियाँ आज स्थायी बस्तियाँ हैं। तो जो हम परमानेंट घर देखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ज़्यादातर जो बस्तियाँ हैं वो अब स्थायी बस्तियाँ हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, पक्के घर बनाए जाते हैं और यहाँ पर पूरे जीवन काल तक के लिए लोग ज़्यादातर रहते हैं। कभी कभी ही जाकर दूसरी जगह पर रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि पूरा जीवन काल वो ज़्यादातर इन बस्तियों में ही बता देते हैं। ये बस्तियाँ क्या होती है, परमानेंट बस्तियाँ, या हम कह सकते हैं कि इसको स्थायी बस्तियाँ कहते हैं। स्थायी बस्तियों के भी दो प्रकार होते हैं, ग्रामीण और शहरी। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं ग्रामीण बस्तियाँ। तो ग्रामीण बस्तियाँ, गांव ग्रामीण बस्ती होती है। तो जो हमारा गांव होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रामीण बस्ती की संज्ञा दी जाती है। यहाँ लोग कृषि करेंगे, मत्स्य पालन अर्थात मछली पालन करेंगे, वानिकी यानी कि वनों से जो भी पदार्थ बनते हैं या फिर जो संग्रहण होता है उसको करेंगे, दस्तकारी, जो हाथ से कढ़ाई बुनाई की जाती है या जो हाथ से स्पेशल प्रकार के जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वो दस्तकारी, और पशुपालन संबंधी कार्य अर्थात पशु को पालने संबंधी कार्य जितने भी होते हैं, पशुओं से जितने भी प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं उसके संबंधी कार्य ये सभी क्या किए जाते हैं, गाँव में किए जाते हैं। अर्थात प्राथमिक क्रियाकलाप जितने भी होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, ग्रामीण बस्तियों के अंदर होते हैं। ग्रामीण बस्ती भी दो प्रकार की होती है, एक तो सघन होती है और एक प्रकीर्ण होती है। सघन बस्तियाँ कौन सी होती है, तो सघन बस्तियों में घर क्या होंगे, पास पास, सघन का मतलब पास पास। तो सघन बस्तियों में घर कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। तो जो प्रकीर्ण बस्तियाँ होंगी उसमें घर क्या होंगे, दूर दूर होंगे। और इस प्रकार की बस्तियाँ जो प्रकीर्ण बस्तियाँ हैं कहाँ पर पाई जाएंगी, तो इस प्रकार की बस्तियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में एक साथ इतना स्थान नहीं होता है कि वहाँ पर बहुत सारे घर इकट्ठे बना लिए जाए। तो वहाँ पर दो चार घर एक जगह, दो चार घर एक जगह, और घने जंगलों में भी इसी प्रकार। और जैसे अति विषम जलवायु, जैसे शीत रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान, ठंडे रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान दोनों जगह इसी प्रकार से दो दो चार चार घर एक एक जगह होते हैं। तो इसको हम कैसे कहते हैं, प्रकीर्ण बस्तियाँ। इसको हम आपको इनके चित्र दिखा देते हैं। सबसे पहले ये है आपकी मानव बस्ती। तो मानव बस्ती कहाँ है, जहाँ पर मानव रहेगा अपने घर बना करके, या मानव के रहने के स्थान को, घर बनाने के स्थान को क्या कहते हैं, बस्तियाँ कहते हैं। ठीक है, मानव बस्ती। आगे देखेंगे आप ये प्रकीर्ण बस्ती भी, तो मैंने बताया था, देखिए अब ये दो चार घर इधर है, ये अकेला घर इधर है, दो तीन घर इधर। तो जब दो दो चार चार घर एक साथ ना होकर के अलग अलग जगह पर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये प्रकीर्ण बस्ती हो जाती है। सघन बस्ती जब घर पास पास होंगे, जैसे आप हम सब रहते हैं एक कॉलोनी में, तो कॉलोनी में क्या होता है, घर पास पास होते हैं, सटे हुए होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सघन बस्ती कहते हैं। आगे चर्चा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, घर जलवायु के अनुसार बनाए जाते हैं, अपने पर्यावरण के अनुसार बनाए जाते हैं। अगर बर्फ़ पड़ती है तो क्या होगा, घर की छत क्या बनाई जाएगी, ढलवा बनाई जाएगी, ताकि बर्फ़ छत पर ना रुके और वो डायरेक्ट सीधी जमीन या पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाए। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छतें बनाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि बर्फ़ वाले एरिया में या फिर जो वर्षा वाले एरिया होते हैं उसमें कैसी छतें बनाई जाती है, तो ढाल वाली छतें बनाई जाती है, ताकि पानी या बर्फ़ आए ऊपर से तो वो सीधे छत पर ना रुक करके नीचे ज़मीन पर आकर गिर जाए। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफार्म अथवा
सिल्ट घर के घर बनाए जाते हैं। तो जहाँ पर बारिश होने के कारण पानी भर जाता है या पानी जमा हो जाता है, वहाँ पर क्या किया जाता है, बल्लियों के सहारे से, खंभों के सहारे से पहले प्लेटफार्म तैयार किया जाता है ऊपर ज़मीन की सतह से थोड़ा ऊंचाई के। जैसे ये 4 बल्लियाँ हैं, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक प्लेटफार्म बना देंगे और इस प्लेटफार्म के ऊपर फिर एक घर बना देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टिल्ट कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या बोला जाता है, इस प्रकार से बने घरों को स्टिल्ट बोलते हैं। इसका भी मैं चित्र आपको दिखा देता हूँ स्टिल्ट कैसे होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बल्लियों के सहारे से पहले प्लेटफार्म तैयार किया गया और प्लेटफार्म के ऊपर फिर घरों का निर्माण किया गया। इस प्रकार के बने घरों को क्या बोलते हैं, स्टिल्ट। और ऐसे घर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जहाँ पर पानी का जमाव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, ये याद रखिएगा। गर्म जलवायु में घर कैसे होते हैं, तो गर्म जलवायु वाले घरों जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मिट्टी की मोटी दीवार होती है। तो घरों में जो गर्म जलवायु में जो घर बनेंगे उनमें क्या होगा, मिट्टी की मोटी दीवार होगी। ठीक है, और इनकी छतें कैसी होगी, फूस की बनी होगी। ये याद रखिएगा। गर्म जलवायु में कैसा होगा, जहाँ पर पानी का जमाव होगा वहाँ पर क्या किया जाएगा, खंभों से पहले प्लेटफार्म बनाया जाएगा और फिर उनके ऊपर घरों का निर्माण। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार बनाई जाएंगी और उसके ऊपर जो छत होगी वो फूस की होगी। और यहाँ पर जो ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है घरों को बनाने के लिए, तो जो स्थानीय सामग्री उपलब्ध हो जाती है, जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण, खंभे, बांस, जो भी हमें जो स्थानीय सामग्री हमें आराम से उपलब्ध हो जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्हीं से हम घरों का निर्माण करते हैं। नगरीय बस्तों में नगर छोटी और शहर उनसे बड़ी। तो नगरीय बस्तियाँ भी दो प्रकार की होती है, बड़ी और छोटी। तो जो बड़ी बस्तियाँ होंगी उनको हम क्या कहते हैं, नगर कहते हैं। और जो छोटी बस्तियाँ होती हैं उसको तो हम नगर कहते हैं, और जो बड़ी बस्तियाँ होती हैं उनको हम शहर कहते हैं, नगर में। ठीक है, नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, तो जैसे गांव में कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं, तो ऐसे ही नगरों में अलग कार्य किए जाते हैं। जैसे कि नगरों में कौन कौन से कार्य करते हैं, निर्माण यानी कि चीज़ों को निर्मित करना, बनाना, व्यापार, चीज़ों की खरीद फरोख्त, जो चीज़ों की जो खरीदना या बेचना होता है, और सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग, बैंक आदि यहीं पर होंगे, डाकखाने इधर होंगे, कोर्ट कचहरी के जितने भी कार्य होंगे वो शहरों में होंगे। तो ये सेवा क्षेत्र वाले जितने भी कार्य होते हैं वो नगरों में होते हैं, व्यापार नगरों में होता है, और निर्माण कार्य, ये सभी कार्य कहाँ किए जाते हैं, नगरों के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम परिवहन की। ये बस्तियाँ थी, बस्तियों को मैं एक बार और बता देता हूँ। बस्तियाँ होती हैं, बस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। जहाँ पर बस्तियाँ होंगी वो क्या होगा, घरों, जो मानव के रहने का स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं, बस्तियाँ, जहाँ पर वो घर बना करके रहते हैं। बस्तियाँ भी दो प्रकार की, स्थायी और अस्थायी। स्थायी जहाँ पर परमानेंट रहेगा व्यक्ति, ठीक है, उसको अस्थायी बस्तियाँ, और जहाँ पर कुछ समय के लिए रहेगा उसको अस्थायी बस्तियाँ। ठीक है, और इसमें भी प्रकीर्ण और सघन होती हैं। जो स्थायी बस्तियाँ होती हैं दो प्रकार की, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण में प्रकीर्ण और सघन, जो पास पास होंगी वो सघन बस्तियाँ, जो दूर दूर होंगी वो प्रकीर्ण बस्तियाँ। नगरीय बस्तियों में छोटे नगर, जो छोटी बस्तियाँ होंगी नगरों में तो उसको हम नगर कहते हैं, और जो नगरीय बस्तियों में बड़ी बस्तियाँ होंगी उनको हम शहर कहेंगे। बस। तो आगे बात करते हैं परिवहन के विषय में। तो परिवहन क्या है, परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। अर्थात परिवहन से हम कह सकते हैं कि परिवहन ऐसे साधन हैं जिनसे हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, या फिर लोगों के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो ऐसे साधनों को हम क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने के लिए अत्यधिक समय लगता था। तो जो पुरातन समय था, जो प्राचीन काल था, उसमें क्या था, अधिक समय लगता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, क्योंकि उस समय लोग क्या करते थे, पैदल चलते थे। और जो लोगों का सामान होता था वो किसके द्वारा जाता था, पशुओं का उपयोग करते थे उसे ढोने के लिए। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा क्यों लगता था प्राचीन काल में, क्योंकि लोग यात्रा जो करते थे एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर जाते थे वो पैदल जाते थे और अपना सामान पशुओं पर लाद देते थे, और पशुओं के साथ फिर पैदल चला करते थे। ठीक है, पहिए की खोज से परिवहन आसान होगा। तो जैसे ही प्राचीन काल में जब विकास हुआ धीरे धीरे आदि मानव का, तो उसने पहिए की खोज की, इससे क्या होगा, हमारा परिवहन आसान हो गया। फिर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऐसी जो जिसमें पहिए लगते हैं, ऐसी गाड़ियों का निर्माण हो गया, जिससे कि परिवहन का थोड़ा विकास हुआ और परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया। तो जैसे जैसे समय बीतता गया ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो परिवहन के नए नए साधन हैं, जैसे कि रेलगाड़ी आना, बस आना, कार आना, साइकिल आना, इस तरह से नए नए जो परिवहन के साधन है वो आते चले गए। आज भी परिवहन के लिए पशु का उपयोग होता है, लेकिन इतने विकास के होने के बावजूद भी आज भी परिवहन के लिए पशु का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे देश यानी कि भारत में कौन कौन से जानवरों का प्रयोग किया जाता है परिवहन के लिए, तो गधे का, खच्चर, बैल और ऊँट का। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका में जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत कहाँ पर है आपका, दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पर कौन से जानवर का प्रयोग किया जाता है, तो लामा का। और तिब्बत में कौन से जानवर का प्रयोग किया जाता है, तो याक का। ये आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों पॉइंट भारत के अंदर
गधे, खच्चर, बैल और ऊँट परिवहन के लिए। एंडीज पर्वत जो दक्षिण अफ्रीका में है उसमें लामा का प्रयोग परिवहन के लिए। और तिब्बत के अंदर कौन से जानवर का प्रयोग, तो तिब्बत के अंदर याक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। तो जो बाहर दूसरे देश से व्यापारी आते थे उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि या तो वे समुद्री मार्ग से आते थे या थलीय मार्ग से, या तो वे नाव या जलयान के द्वारा आते थे हमारे देश में, या फिर स्थल के द्वारा। और स्थल से कैसे आते थे, या तो पैदल या घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे परिवहन का विकास हुआ तो हवाई यात्रा आरंभ हो गई, और हवाई यात्रा से क्या हुआ, परिवहन का तेजी से विकास हुआ, परिवहन तेज हो गया। इससे अब हम क्या कर सकते हैं, ये आप याद रखिएगा ये वाला पॉइंट, कि भारत से यूरोप की यात्रा करने में 6 से 8 घंटे लगते हैं। हवाई जहाज़ के द्वारा अगर हम भारत से यूरोप जाते हैं तो हमें कितने घंटे लगते हैं, 6 से 8 घंटों का समय लगता है। और अगर हम थल मार्ग से जाएँ और स्थल मार्ग या जलीय मार्ग से जाएँ तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगेगा। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और परिवहन, ये 4 मुख्य साधन हैं। ठीक है। तो परिवहन के कितने जो जाने के साधन है वो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। ठीक है, याद रखेंगे। अब सबसे पहले एक एक करके हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सड़क मार्ग। कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। जब हम कम दूरी पर, हमें थोड़ी दूरी पर ही जाना हो तो हम क्या करते हैं, सड़कों का प्रयोग करते हैं। सड़कें कितने प्रकार की होती हैं, सड़कें पक्की भी हो सकती हैं, कच्ची भी हो सकती हैं। ज़्यादातर जो पक्की सड़कें आपको देखने को मिलेगी वो नगरों में, और जो मुख्य सड़कें होती हैं वो भी पक्की सड़कें होती हैं। लेकिन जो मुख्य सड़कें नहीं होती, जो गौण सड़कें होती हैं वो ज़्यादातर कच्ची होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको कच्ची सड़कें देखने को मिल जाती है। ये कच्ची बस्तियों में, जो अस्थायी बस्ती होती हैं वहाँ पर आपको कच्ची सड़कें देखने को मिल सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। तो जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कैसा है, सड़क बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में सड़कों को बनाना बहुत आसान होता है। मरुस्थलों, वनों और ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। मरुस्थलों में, पर्वतों में, पहाड़ों में या पठारों में, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भौतिक संरचना में विभिन्नता मिलती है वहाँ पर भी सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा है। ठीक है। ये पॉइंट जो मैं बताऊंगा अब ये ध्यान रखिएगा। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। तो भारत के अंदर ऐसा राजमार्ग जो विश्व के सबसे ऊंचे राजमार्गों में से एक है, तो कौन सा होगा वो, तो मनाली लेह राजमार्ग। याद रखेंगे कौन सा राजमार्ग है, मनाली लेह राजमार्ग। और ये क्या है, विश्व के ऊंचे राजमार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं। तो जो भूमि के अंदर से नीचे से सड़कें जाती हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सबवे। और जो भूमि के ऊपर से पिलर के थ्रू या खंभों के द्वारा जो हम पुल बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्लाईओवर। ठीक है, याद रखेंगे। जो भूमि के नीचे से जाएंगी उसको हम सबवे, और जो भूमि के ऊपर से यानी कि खंभों के द्वारा या पिलर के द्वारा जो पुल बनाए जाएंगे उसको हम फ्लाईओवर कहेंगे। ये उत्थित संरचना, ये उठी हुई संरचना होती है। ठीक है। अब बात करते हैं रेल मार्ग के विषय में। तो रेल मार्ग क्या है, रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। कम खर्च पर जल्दी अगर जाना हो तो हम किस मार्ग का प्रयोग करेंगे, रेल मार्ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, जल्दी चले जाते हैं, और सामान ढोने के लिए और भारी सामान के लिए या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रेल मार्गों का प्रयोग किया जाता है। पहले क्या था, वाष्प के इंजन की खोज की गई थी। ठीक है ना, जो भाप से चलने वाले रेल के इंजन थे सबसे पहले उसकी खोज की थी। और उसके बाद औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन में तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। तो जैसे जैसे उद्योगों में क्रांति आई, जैसे जैसे उद्योग की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, नए नए उद्योग धंधे लगने शुरू हो गए, तो भारी सामान को ढोने के लिए ज़रूरत महसूस हुई और स्थल के द्वारा ज़्यादा खर्च होने लगा। तो इसके लिए क्या हुआ, रेल मार्ग की खोज की गई, रेल की खोज की गई। पहले भाप का इंजन था, ठीक है, फिर उसके बाद डीजल और विद्युत इंजनों के व्यापक रूप से वाष्प के इंजन का स्थान ले लिया। तो उसके बाद जैसे जैसे भाप, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ तो भाप के इंजन की जगह कैसे इंजन आ गए, डीजल और विद्युत से चलने वाले इंजन आ गए। अब क्या है, सुपर फास्ट रेलगाड़ियाँ हैं। ठीक है, आजकल की रेलगाड़ियाँ क्या है, सुपर फास्ट हैं। परिवहन की गति और तीव्र हो गई है इन रेलगाड़ियों से। कौन सी रेलगाड़ियों से, तो जो सुपर फास्ट रेलगाड़ियाँ आजकल चल रही हैं उनसे जो परिवहन की गति है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में लगने वाली गति है वो बहुत तेज हो गई है, और कम समय में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। जो मैदानी भाग है वहाँ पर रेल की पटरियों को बिछाना आसान होता है, तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा जाल है मैदानी भागों में वो रेल मार्गों का बहुत आसानी से और ज़्यादा बिछा हुआ है। जबकि पर्वतों पर, पहाड़ों पर, पठारों पर इन पर रेल मार्ग बिछाना बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का कार्य है।
उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का या प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, धीरे धीरे पर्वतों पर भी रेल मार्गों को बिछाया जा रहा है, लेकिन इसकी संख्या काफ़ी कम है। अगर मैदानी क्षेत्रों को देखा जाए पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा, तो मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा रेल मार्ग देखने को मिलेंगे आपको, पहाड़ी क्षेत्रों में कम। भारतीय रेल मार्गों का जार भली भांति विकसित है। तो जो भारतीय रेल मार्ग है, भारत में अगर रेल मार्गों की विकास की बात की जाए तो यह एशिया में सबसे बड़ा है। पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे ज़्यादा रेल मार्गों की संख्या या सबसे ज़्यादा रेल मार्गों का जो विकास हुआ है वो भारत के अंदर हुआ है। अब जलमार्ग की बात करते हैं। क्या है जलमार्ग? प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। तो जो प्रारंभ में, जब तक पहिए का विकास नहीं हुआ था, लोग क्या करते थे, आदि मानव की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा आपके सामने। तो आदि मानव ने एक बार ऐसे ही जो पेड़ को काट के पानी में डाल दिया था, तो वो क्या होगा, तैरने लगा। तो इस तरह से उसको, उसके दिमाग में आया कि जब यह पानी के ऊपर जो लकड़ी का खंभा है ये तैर सकता है, तो मैं भी इस पर बैठ करके जा सकता हूँ। इस तरह से उसने पहले खंभों को जोड़ करके या बांस को जोड़ करके एक सपाट नाव का निर्माण किया, और धीरे धीरे फिर सबसे पहले जो था जलीय मार्ग का ही प्रयोग किया गया था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए राजमार्ग सबसे सस्ता साधन है, जलमार्ग। तो जो जलमार्ग है वो क्या है, क्योंकि पृथ्वी के 70% भाग पर जल है, यानी कि जो पृथ्वी का 70% भाग है वो जल से ढका हुआ है, अर्थात जलमार्ग जो ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो जलमार्ग जब ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं तो ये क्या करेंगे, अधिक दूरी को, अगर हमें अधिक दूरी तक जाना होगा तो जलमार्ग का हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें कोई भी पेट्रोल इत्यादि का कोई खर्चा नहीं था, सिर्फ पानी की गति के द्वारा हम चप्पू चला करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं नाव में। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। तो ये सबसे सस्ता साधन है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का, या फिर व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो जो जलमार्ग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। जो अंतर्देशीय जलमार्ग होते हैं वो किसी भी देश के अंदर जो नदियों और झीलों के अंदर, ठीक है, जब किसी भी देश की सीमा के अंदर ही, अगर एक देश हमने मान लिया, इस तरह से मैं बता देता हूँ कि अगर ये देश है और इसके अंदर ये नदियाँ गई हुई हैं, तो हम इन नदियों के अंदर सिर्फ देश की सीमा के अंदर ही, जब नदियों के अंदर जो जलमार्ग है उनके द्वारा देश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो अंतर्देशीय परिवहन या अंतर्देशीय जलमार्ग कहते हैं। और समुद्री मार्ग, जो समुद्र होते हैं, जब उनके द्वारा एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसको हम समुद्री मार्ग कहते हैं। जैसे नाव या नदियों एवं झीलों का उपयोग, जो नदी होती हैं और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। जो मैंने बताया कि अगर किसी देश के अंदर नदियां हैं और हम उनका प्रयोग कर रहे हैं देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अंतर्देशीय जलमार्ग का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन कौन से अंतर्देशीय जलमार्ग है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं उनका प्रयोग भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहाँ पर है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत के अंदर, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक है, और अफ्रीका में नील नदी। याद रखेंगे, ये तीन अंतर्देशीय जलमार्ग के उदाहरण हैं। इनके नाम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। तो कौन कौन से, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत के अंदर, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, और अफ्रीका में नील नदी। आगे बात करते हैं, समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए। तो जब मैंने बात की थी कि जब एक देश से दूसरे देश में जलमार्गों का प्रयोग किया जाता है, तो समुद्रों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो नदियों की संख्या बहुत कम है जो एक देश से दूसरे देश के अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक है। ज़्यादातर नदियाँ एक ही देश में सिमट कर रह जाती हैं, बहुत ही कम नदियाँ हैं जो एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करती हैं। तो एक ही मार्ग बचता है, मार्ग जो एक देश से दूसरे देश पर हम जा सकते हैं। तो ऐसा मार्ग या ऐसा जलमार्ग या ऐसा समुद्री मार्ग जिससे हम एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया जाए, किसको, सामान को और व्यापारिक माल को, ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, पत्तन बने होते हैं, बंदरगाह बने होते हैं जहाँ पर जहाज रुकता है, ठीक है ना, जहाँ पर जहाज़ों को रोका जाता है। जिसे बसों को रोकने के लिए डिपो बनाए जाते हैं, रेलगाड़ियों को रोकने के लिए भी जंक्शंस बनाए जाते हैं, डिपो बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार जहाँ जहाज रुकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पत्तन कहते हैं। और ये क्या होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय किनारे होते हैं जहाँ पर जहाज़ों को रोका जाता है, ठीक है ना। ये समुद्री जलमार्गों का एक हिस्सा होते हैं। समुद्री जलमार्गों में जहाँ पर जलयान आएंगे या जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं या नाव होती है या बोट होती है, वो एक जगह आकर सब रुकती हैं
ऐसे रुकने के स्थान को हम क्या कहते हैं? पतन कहते हैं। अब विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन है, आपको ये नाम याद रहने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है। तो जो विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन उनमें से कौन कौन से हैं? एशिया में सिंगापुर। एशिया महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण पतन का नाम है सिंगापुर और मुंबई। दो, सिंगापुर और मुंबई। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स। ठीक है, एशिया में सिंगापुर और मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो। दक्षिण अमेरिका में कौन सा? रियो डी जेनेरियो। और अफ्रीका में डरबन और केप टाउन। अफ्रीका के अंदर दो हैं ऐसे पत्तन जो फेमस हैं, डरबन और केप टाउन। और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? सिडनी है, और यूरोप के अंदर लंदन। तो ये जो पत्तनों के नाम हमने बताए ये आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वायुमार्ग की। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। तो जब 20वीं सदी शुरू हुई थी, 1901 के बाद का जो समय आया, तो उसमें क्या हुआ कि 20वीं सदी के आरंभ में इस परिवहन मार्ग का यानी कि वायु मार्ग का जो है विकास हुआ। ईंधन की लागत अधिक होती है, इसमें ईंधन जो यूज होता है वो सबसे ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए यह सर्वाधिक महंगा साधन है। ठीक है, अन्य परिवहन साधनों की अपेक्षा ये सबसे महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे और तूफान से प्रभावित होता है। तो जो वायुयान होते हैं, जब कोहरा पड़ेगा हम जब वायुयानों को नहीं चला सकते, और जब तूफान आता है या बारिश होती है जब हम वायुयानों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दूर स्थानों तक पहुंच सकता है। यह एकमात्र ऐसा साधन है जहां पर हम स्थलीय मार्ग, जलमार्ग और रेल मार्गों के द्वारा जिन स्थानों पर नहीं पहुंच सकते हैं, हम वहां पर वायु मार्ग के द्वारा पहुंच सकते हैं। विशेष रूप से जहाँ सड़क और रेल मार्ग नहीं है, जैसे मैंने भी बताया कि जहाँ पर सड़कें और रेल मार्ग और जल मार्ग नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ पर हम वायु मार्गों के द्वारा जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों, एक संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने। तो जो हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? जो संकटकालीन स्थिति होती है उसमें लोगों को बचाने के लिए, भोजन देने के लिए, जल, कपड़े, दवाएं। जब बाढ़ या ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं तो आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ पर हम स्थल के द्वारा, जल के द्वारा और रेल के द्वारा नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पर लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, दवाएं उपलब्ध कराना, जल और इत्यादि जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन यानी कि जहाँ पर हवाई जहाज रुकते हैं आकर के, जहाँ पर वायुयान रुकेंगे उनको हम हवाई पत्तन कहेंगे, और जहाँ पर जलयान रुकेंगे उनको जल पत्तन कहेंगे। ठीक है, तो हवाई पत्तन कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा। ठीक है, याद रखेंगे महत्वपूर्ण हवाई पत्तन दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा। आगे बात करते हैं संचार के विषय में। तो संचार क्या है? संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। जब हम अपनी बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, ठीक है, एक बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जिस साधन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? संचार कहेंगे। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। तो सूचना की व्यवस्था में जो परिवर्तन आया है उसको हम क्या बोलते हैं? संचार क्रांति बोलते हैं। ठीक है, तो संचार क्रांति जो हुई तो उससे संचार के क्षेत्र में क्या हुआ? विकास हुआ। यानी कि जब संचार की व्यवस्था में धीरे धीरे, जब हमें पहले पता है कि पहले क्या किया जाता था, कबूतरों के माध्यम से चिट्ठियों को पहुंचाया जाता था, फिर डाक खाने आ गए, फिर डाकियों द्वारा पहुंचाया जाने लगा, फिर धीरे धीरे फ़ोन हो गए, फिर इंटरनेट का माध्यम आ गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया। इससे हम क्या करते हैं? एक सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं। तो जैसे जैसे सूचनाओं के जो साधन थे उनमें परिवर्तन हुआ, तो संचार का जो क्षेत्र है उसमें भी विकास हो गया। जनसंपर्क माध्यम क्या है? तो जिन माध्यमों के द्वारा हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संपर्क कर सकते हैं, अर्थात लोगों के द्वारा लोगों से जुड़ने का जो माध्यम होता है उसको हम जनसंपर्क कहते हैं। जैसे समाचार पत्र, समाचार पत्रों से क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हमें, जो एक ही समाचार पत्र में हम बहुत सारे व्यक्तियों तक सूचनाओं को पहुंचा देते हैं। रेडियो हो गए, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी जनसंख्या तक लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। तो कौन कौन से माध्यम है? समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न। इनके माध्यम से हम बड़ी संख्या तक अपनी सूचना को पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट के संचार में तीव्रता आई है। तो सैटेलाइट का उपयोग किया जाने लगा जिससे कि रेडियो और टेलीविज़न जो कार्य कर रहे थे वो हुआ। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक है। तो सैटेलाइट के माध्यम से हम किन किन विषयों में जानकारी प्राप्त होती है? तेल की खोज के विषय में कि तेल कहाँ पर है, कहाँ नहीं है,
वनों का सर्वेक्षण, वन कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, वनों का जो सर्वे किया जाता है। भूमिगत जल के विषय में जानकारी, खनिज संपदा के विषय में जानकारी, या फिर मौसम का पूर्वानुमान, मौसम कब बिगड़ेगा, कब बारिश होगी, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, कितना घटेगा, ये सब चीज़ें। और आपदा के बारे में जानकारी, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कुछ प्राकृतिक आपदाओं की विषय में हमें जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती है, लेकिन कुछ के विषय में हमें जानकारी पहले से ही प्राप्त हो सकती है। जैसे जो सुनामी आती है, अगर प्रशांत महासागर में आए तो 3 घंटे पहले वहाँ पर ऐसे जो साधन है वो विकसित किए गए हैं, ऐसी प्रणाली विकसित की गई है कि अगर वहाँ पर सुनामी आएगी तो हमें 3 घंटे पहले पता चल जाएगा। तो ऐसी चेतावनी हमें किसके द्वारा मिलती है? सैटेलाइट के माध्यम से मिलती है। ठीक है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको बोलते हैं, ये भी हम सूचना एक बात अपने किसी से पहुंचा सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हुआ हो चुका है। तो जो हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, जो मोबाइल फ़ोन की हम बात कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि सेकंडों में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, और ये संचार का सबसे लोकप्रिय साधन हो गया है आज के समय में। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना, परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। तो जो इंटरनेट है उसके माध्यम से सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? सूचनाओं को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचा सकते, बल्कि इससे हमारा जीवन भी सुखमय हो गया है। जैसे गूगल या ऐसे ब्राउज़र्स का, नए नए ब्राउज़र्स का आजकल जो है आविष्कार हो रहा है, जिससे हम घर बैठे बहुत सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारे जीवन क्या हो गया है? सुखमय हो गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा, होटल तक के सभी टिकट आरक्षित करवा लेते हैं। तो इंटरनेट एक ऐसा साधन हो गया है जिसके माध्यम से अगर हमें किसी के भी टिकट आरक्षित या रिजर्व करवाना हो, रिजर्वेशन करवाना हो, रेल रिजर्वेशन, हवाई जहाज का टिकट बुक कराना हो या बस का टिकट बुक कराना हो, तो हम घर बैठे ही कर सकते हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में चर्चा कर लेते हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है जैसे आपका बसाव स्थान क्या है? तो वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं, ऐसे स्थान पर जहाँ पर बस्तियों को बनाया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? बसाव स्थान कहते हैं। और आदर्श बसाव स्थान के लिए जो प्राकृतिक दशाएं होंगी वो कौन कौन सी होनी चाहिए? बसाव स्थान तो हो गए कि जहाँ पर बस्तियाँ बनेंगी वो बसाव स्थान होंगे, लेकिन बस्तियाँ कहाँ पर बनेगी? उसके लिए कुछ दशाएं, कुछ कंडीशंस तो होंगी ना। तो सबसे पहली कंडीशन है अनुकूल जलवायु। जो मनुष्य वहाँ पर रहेगा उसके अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये चार जो है, जो प्राइमरी कंडीशंस है बसावी स्थान के लिए, वो ये हैं कि एक तो जलवायु उसके अनुकूल हो मनुष्य के रहने के लिए, वहाँ पर जल की उपलब्धता हो, उपयुक्त भूमि हो और उपजाऊ मिट्टी हो। ऋतु प्रवास, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो प्रक्रिया है उसको हम ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो जो लोग पशु पालते हैं उन्हें पता होता है कि कहाँ पर चारा कौन से मौसम में मिलेगा। तो जिस मौसम में, जिस क्षेत्र में चारा मिलता है वो उस मौसम में उस क्षेत्र में जा करके वहाँ रहने लगते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं। बर्फ़ से बने घरों को क्या कहते हैं हम? तो बर्फ़ से बने घरों को इग्लू कहा जाता है। ठीक है। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है। तो भारत में कई सारे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग हैं, जिसको भारत के एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। भारत में अनेक ऐसे एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं जिससे हम बहुत कम समय में, एक्सप्रेसवे होते हैं ऐसे सड़कें जिनसे बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सके। ठीक है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्वर्णिम चतुर्भुजीय सड़क मार्ग है या महामार्ग है। ये भारत के 4 कोनों को आपस में जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है ना। दिल्ली यहाँ पर है आपका, मुंबई यहाँ पर है इधर, चेन्नई यहाँ पर और कोलकाता यहाँ पर। तो ये आपके 4 कोनों को भारत के आपस में जोड़ता है, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुजीय महामार्ग कहा जाता है। जायनिंग में से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। 2 स्थान हैं जिनके नाम, एक का नाम जायनिंग और एक का नाम लहासा। इनके बीच में क्या होती है? रेलगाड़ी चलती है, और ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर चलती है? लगभग 4000 मीटर की। और इसमें सबसे एक ऊंचा बिंदु भी आता है, एक ऐसा बिंदु भी होता है वहाँ पर जहाँ पर ऊंचाई सबसे अधिक है। तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 5072 मीटर। ठीक है। और ये किनके बीच में चलती है रेलगाड़ी? जायनिंग और लहासा के बीच में। औसत ऊंचाई 4000 मीटर है समुद्र तल से, लेकिन एक ऐसा बिंदु है जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, जिसका है 5072।
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग का नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और ये पश्चिमी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग जो कहाँ पर है? पश्चिमी रूस में। और व्लादिवोस्टोक जो कहाँ पर है? महासागरीय, पश्चिम महासागरीय जो तट है वहाँ पर है। इन दोनों स्थानों को जोड़ता है। इसका मैं चित्र आपको दिखा सकता हूँ। हम इसका चित्र देख लेते हैं। आप ये देख सकते हैं, कच्ची सड़कें ये हो गई, पक्की सड़कें ये हो गई। मैंने बताया था ये आपको, कच्ची सड़क और पक्की सड़कों के विषय में भी, ये भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम ये, तो आप ये देख सकते हैं ये जो रेल मार्ग है सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। और ये यहाँ पर जो सेंट पीटर्सबर्ग है, सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर है ये आपका? तो ये पश्चिमी रूस में है। और ये प्रशांत महासागर के तट पर एक शहर है व्लादिवोस्टोक। ये इन दोनों शहरों के बीच में रेल मार्ग जाता है और अनेक ऐसे शहरों से गुजरता है जो मुख्य मुख्य हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, आज के जो हमारी वीडियो है हम इसमें इतना ही करेंगे। यह आपका पाठ नंबर 7, कक्षा 7 का, यह आज कंप्लीट होता है। कल की वीडियो में हम पाठ नंबर 8 करेंगे, जिसमें हम मानव पर्यावरण की जो अन्योन्य क्रियाएं हैं उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश के उसमें कॉन्टेक्स्ट में, वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को जरूर इसको पहुँचाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल का नाम है लर्नर्स अकेडमी बाय प्रीतपाल। बेल आइकन पर प्रेस जरूर करेंगे। और बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के विषय में जानकारी, जो नोटिफिकेशन है, मिल जाया करेगा। धन्यवाद।